जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, मैं जैसर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज नया चैप्टर सेंटेंस। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है और ऑनलाइन क्लास का आप लोग भरपूर मज़ा और आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं सेंटेंस पार्ट 1। जी हाँ, सेंटेंस पार्ट 1। यहाँ पे आपको बता दूं, सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसमें सेंटेंस आपके सामने हमेशा खड़ा होगा। तो चलिए समझते हैं सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या है। तो एक्चुअली मैं डेफिनेशन इसका दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले आप ये जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य में उसके कितने खंड या टुकड़े हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान दें, यहाँ पर बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं पार्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ में। तो मैं आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ में क्या अंतर है। चलिए यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, ये जो है एक मार्कर है, इसको आप सेंटेंस मान लेते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को अलग कर दूं तो ये क्या हुआ, पार्ट हुआ या काइंड हुआ। जाहिर सी बात है ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। तो जब एक ही सेंटेंस के खंड या टुकड़े किए जाते हैं, उसे अलग किए जाते हैं, तब वह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, इस तरह का और भी मैं कई एक मार्कर रख सकता हूँ, तो ये क्या होगा, अगर इसे मैं सेंटेंस मानूँ और ये सेम क्वालिटी है। अगर क्वालिटी की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी बनावट आकार में समान है, इसके अपने भी गुण हैं, जिसके कारण ही इसे काइंड के अंतर्गत रखा गया है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे सेंटेंस के अलग अलग प्रकार, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे एक ही सेंटेंस के खंड या टुकड़े का अध्ययन करेंगे। तो हम जानेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट इज क्लाउज। यहाँ पे क्लाउज का मेंशन करना आवश्यक है। जब आप आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस को, तो वहाँ पे क्लाउज का अध्ययन करना आपको आवश्यक होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज सेंटेंस। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो जब हम शब्दों को एक माला की तरह पिरोते हैं, तो जैसे आप देखते हैं माला में बहुत सारे फूलों को एक साथ सजाकर एक स्वरूप दिया जाता है, तब वो एक माला बनता है। उसी तरीके से एन अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर मैं वाक्य की बात करूं तो शब्दों का वैसा सार्थक मेल जिससे हमें एक पूर्ण शाब्दिक अर्थ प्राप्त होता है, उसे मैं वाक्य कहता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक भावपूर्ण अर्थ होना आवश्यक है। सेंटेंस में देखें, राम इज अ गुड बॉय, शी इज लर्निंग इंग्लिश। अब ध्यान दें, अगर मैं इसे कुछ अलग तरीके से लिखूं, इज को पहले कर दूं, राम को बाद में रखूं, तो फिर वो सेंटेंस, सेंस और सेंटेंस दोनों में अंतर है। यहाँ पे वो वाक्य रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस की अपनी एक बनावट होती है, हमें उस बनावट के आधार पर बढ़ना होता है। तो व्हाट इज सेंटेंस, एन अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हम सेंटेंस के अलग अलग आयामों को देखेंगे। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो मैंने अभी बताया था पार्ट, अभी एक सेंटेंस को मैंने अलग किया, खंड या टुकड़ा में इसको विभक्त किया, तो ये सेंटेंस हो गया। और आपको बता दूं सेंटेंस का दो ही हिस्सा होता है, दो ही भाग होता है। एक हिस्सा हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब ये सब्जेक्ट क्या है और ये प्रेडिकेट क्या है, इसको समझना होगा। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता, और प्रेडिकेट का हिंदी अर्थ होता है विधेय। अब ये कर्ता और विधेय क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझेंगे अभी। सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इसको कई तरीके से हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। जो कार्य करता हो, अर्थात यदि किसी सेंटेंस में कोई काम करने वाला बंदा है तो उसे हम कर्ता के रूप में देखते हैं। जैसे राम इज गोइंग, यहाँ पर जाने का कार्य कौन कर रहा है, जाहिर सी बात है राम कर रहा है।
तो जब राम कार्य कर रहा है तो सब्जेक्ट कौन होगा? राम होगा। तो इस प्रकार से मैं पहली पहचान के आधार पर यहाँ पे बताने में सफल रहा कि सब्जेक्ट को, कर्ता को अगर डिफाइन करना है तो उससे काम करवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रुकना होगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सब्जेक्ट जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब ध्यान दें, जाहिर सी बात है अगर हम ये कहें कि जो कार्य करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है तो यह पूर्ण इसका भाव नहीं देगा। कभी कभी हमें ऐसा भी देखने में आता है, सेंटेंस दिया गया है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पे हम तीसरे डेफिनेशन के ऊपर देखेंगे। एट फर्स्ट यू नो अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू हेयर, जो वर्ब को क्वालिफाई करता हो। वर्ब को क्वालिफाई करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करने का मतलब हुआ जो वर्ब को एक आयाम देता हो, एक पूर्णता देता हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मान लेता हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो इस कंडीशन में मेरा स्टूडेंट होना एम के द्वारा डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये जो डिक्लेरेशन हो रहा है, जो क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने की बात की जा रही है, वो आई के लिए की जा रही है। तो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो एम जो कि वर्ब है को क्वालिफाई करवाने का काम पूरा करता है। उसी तरीके से मान लेते हैं यू आर अ टीचर एंड देयर रेंज इज चेंज, यू आर अ टीचर, हेयर यू जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब एक तीसरे सेंटेंस की ओर मैं चर्चा करूंगा, मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है। अब यहाँ पर मिल्क जो बंदा है वो कोई कार्य तो कर नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में हमें समझना होगा कि जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम करे, जो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करे, उसे हम सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। ओके, प्रायः सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें तो ये सबसे आसान है। पहचान की बात अगर हम करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में ऐसा होता है कि सिंपल सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज वर्ब के पहले दिखता है। तो यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं। अब यू आर गोइंग टू अ स्कूल, दे आर प्लेइंग, तो यहाँ ध्यान दें, आर के पहले यू का आना, वर के पहले दे का आना, ये सब क्या है? ये सारे एग्जाम्पल्स हमें सब्जेक्ट के बारे में सूचित करते हैं। तो जाहिर सी बात है अब हमें देखना होगा प्रेडिकेट क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट के बारे में। ध्यान दें, यहाँ पर जो हमारा प्रेडिकेट है ये कहता है जो कर्ता के बारे में कुछ कहता या बतलाता हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो जो कर्ता के बारे में कुछ कहे या बतलाए, द वर्ड्स दैट टेल और से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ध्यान दें, यहाँ पर ये जो आपका अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सेंटेंस लिखा गया है उसे आप लोग मार्क कर लेंगे, वहाँ पे प्रेडिकेट होगा। द वर्ड्स दैट टेल और से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ध्यान दें, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है बाबू उसको आप लोग प्रेडिकेट में चेंज कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। थोड़ी सी एरर है, राम इज प्लेइंग। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें, राम के बारे में बताया जा रहा है या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? राम खेल रहा है। तो अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं राम इज प्लेइंग, तो राम के बारे में कहा क्या गया? इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो हमारा जो इज प्लेइंग है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। और भी सेंटेंस को लेते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, दे आर हेल्पिंग मी। अब ध्यान दें, यू आर गोइंग टू मार्केट, दे आर हेल्पिंग मी। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो यू के बारे में बतलाया जा रहा है या कहा जा रहा है कि वह बाजार जा रहा है। दे आर हेल्पिंग मी, वे लोग मेरी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में ये सूचना है कि वे लोग मेरी मदद कर रहे हैं। तो जो सूचना दे, जो बतलाए, जो कुछ कहे सब्जेक्ट के बारे में, वह प्रेडिकेट होता है। तो सेंटेंस के अंतर्गत आर गोइंग टू मार्केट, आर हेल्पिंग मी या फिर इज प्लेइंग, ये सब प्रेडिकेट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हम लोग अगले सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि अभी मैंने बतलाया था, अलग अलग प्रकार के गुणों को धारण करना
और वो काइंड्स के अंतर्गत आता है। तो मीनिंग और क्लाउज, यहाँ पे सेंटेंस में एक बात ये भी है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का जब हम अध्ययन करते हैं तो मीनिंग के आधार पर 6 काइंड्स होते हैं एंड क्लाउज के आधार पर 4 काइंड्स होते हैं। तो ये कौन कौन से काइंड्स है इसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। तो ध्यान दें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देयर आर 6 काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। तो क्लाउज क्या है ये भी आपको जानना होगा, बट यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मीनिंग है और जो क्लाउज है उसके आधार पे कौन कौन सा सेंटेंस होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मैंने पहले ही बताया देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब ये कौन कौन सा है? पहला हमारा आएगा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, चौथा हमारा जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, पांचवा एम्फैटिक और छठा जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर पहला हमारा जो है वो असर्टिव सेंटेंस आ रहा है, दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस आ रहा है और चौथा हमारा ऑप्टेटिव है, पांचवा एम्फैटिक एंड छठा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सभी के हिंदी को हम लोग देखेंगे, सभी के अर्थ को जानेंगे, उसके यूजेज को जानेंगे वन बाई वन। But at first you know about the another part of sentence that is also related to kinds of sentence on the basis of clause. Earlier I told you about it. So we know about the another section related to sentence, kinds of sentence on the basis of clause now. तो यहाँ पर हम clause के आधार पर देखेंगे। तो kinds of sentence on the basis of clause there are 4 kinds. Yes, clause के आधार पर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला हमारा जो है बाबू वो आएगा सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा जो है वो आएगा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डबल रिपीट हो चुका है यहाँ पे सेंटेंस, तो एक को आप लोग मैनेज कर लेंगे। देयर आर 4 काइंड्स। अब यहाँ पे क्लाउज के आधार पर 4 काइंड है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए चारों के बारे में हम लोग एक एक कर अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इसका जो आधार बना है वो आधार बना है क्लाउज से। अगर आपको क्लाउज समझ में नहीं आएगा तो फिर ये चारों जो सेंटेंस बने हैं क्लाउज के आधार पर वो सेंटेंस भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको समझने के लिए हमें क्लाउज को समझना होगा। तो क्लाउज क्या है, क्लाउज का हिंदी अर्थ क्या होता है और इसका क्या मायने हैं सेंटेंस के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लाउज। क्लाउज को हम लोग हिंदी में शब्दखंड कहते हैं और क्लाउज जो है यहाँ पर के आधार पर बने सेंटेंस जो है वो तो दिए गए हैं, चूँकि इस लाइन को कोटेड किया है मैंने। क्लाउज के आधार पर बने सेंटेंस को समझने के लिए क्लाउज को समझना होगा। टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज एट फर्स्ट बी फैमिलियर विथ क्लाउज। यस, एट फर्स्ट बी फैमिलियर विथ क्लाउज। व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज क्या है? तो चलिए क्लाउज अर्थात यहाँ पे वाक्य खंड की चर्चा हम लोग करेंगे। तो क्या है ये वाक्य खंड? तो क्लाउज वाक्यांश इसको हम लोग बोलते हैं या वाक्य खंड। अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यह किसका हिस्सा है? यह सेंटेंस का हिस्सा है। ओके, दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इन इट्स पार्ट। क्लाउज की यह क्वालिटी होती है, खासियत होती है कि वह अपने साथ में एक सब्जेक्ट को रखता है और अपने साथ में एक वर्ब को रखता है। अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस की जिसमें एक हिस्से में सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तब वह प्रेडिकेट बनने की उसकी पूरी काबिलियत होती है। और दूसरे शब्दों में हम देखें, ए क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब। क्लाउज क्या है? तो क्लाउज वाक्य के वैसे खंड या टुकड़े को हम लोग कहते हैं जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी अभी आपने देखा एक सेंटेंस के हिस्से को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 2 हिस्से में वो खंडित होता है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट।
अर्थात ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो सेंटेंस के विभाजित होने से रिलेटेड है। तो ये जो क्लाउज के आधार पर सेंटेंस का निर्माण किया गया है, ये पूरा का पूरा निर्माण हमें उसके हिस्से और उसके खंड के बारे में बतलाएगा। तो ये काफ़ी बारीक सी जानकारी हमें देता है सेंटेंस के बारे में। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, चूँकि यह ग्रामर सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चल रहा है, यहाँ पर हम लोग क्लाउज का अध्ययन करने वाले हैं और क्लाउज का जो बेसिक फंडा है उसको हम लोग जानने वाले हैं। क्लाउज को कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है, 1 सब्जेक्ट प्लस 1 प्रेडिकेट। ध्यान देंगे, अभी अभी मैंने चर्चा किया इसके ऊपर। क्या इसका कोई शॉर्ट फॉर्म हो सकता था जिससे कि आप इसे आसानी से याद रखें? तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म इसको तैयार करने की कोशिश की है ताकि आप लोग आसानी से इसे याद रख सकें। 1 सब्जेक्ट प्लस 1 प्रेडिकेट इक्वल टू क्लाउज। तो क्लाउज के आधार पर हमारा सेंटेंस का जिस तरह से काइंड था उसी तरीके से यहाँ पे क्लाउज का भी काइंड होगा। क्लाउज का 2 काइंड होगा। पहला प्रिंसिपल क्लाउज है। प्रिंसिपल क्लाउज को हम लोग मेन क्लाउज भी कहते हैं और इतना ही नहीं, इसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज किसी की सहायता नहीं लेता है, जबकि ठीक इसके विपरीत अगर हम इसके दूसरे हिस्से को देखें तो वो है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वो हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज के संदर्भ में रहेगा। और ध्यान दें, कुछ तो अंतर होगा दोनों में। वो अंतर क्या है इसको मैं थोड़े से और बारीक तरीके से बतलाऊंगा, लेकिन पहले आप इसके क्लू के ऊपर ध्यान दें। प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, दोनों में एक वर्ड जो कॉमन है वो है क्लाउज। और क्लाउज हम किसे कहते हैं? जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। तो यह तो क्लियर हो चुका है कि चाहे वो प्रिंसिपल क्लाउज हो या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, चूँकि वह क्लाउज है इसलिए उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो होगा ही। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होने के बावजूद ऐसा क्या है जो सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से अलग करता है? तो इसके पीछे एक छोटा सा कह सकते हैं टैग है। और वो टैग क्या है? वो टैग है कनेक्टर के रूप में, जिसे हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में जानते हैं। तो अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज को समझना है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीक तरीके से देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर है प्रिंसिपल क्लाउज में और सबऑर्डिनेट क्लाउज में। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। हमारा अगला जो सेक्शन दिया गया है वो इसी से रिलेटेड है और हम लोग चाहेंगे कि क्लाउज को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियरली इसको हम लोग देख सकें, समझ सकें। प्रिंसिपल क्लाउज, हमारा पहला जो क्लाउज आ चुका है वो है प्रिंसिपल क्लाउज। ए प्रिंसिपल क्लाउज इज एन इंडिपेंडेंट क्लाउज विच कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट अ सबऑर्डिनेट क्लाउज। ध्यान दें, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा लेकिन किसी की सहायता ये नहीं लेगा। अगर हम एक लाइन में बात करने की कोशिश करें तो वह सेंटेंस का हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट दिया हुआ है वह प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। तो प्रिंसिपल क्लाउज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। प्रिंसिपल क्लाउज को समझना आसान है, जिसमें एक सब्जेक्ट दिया गया हो और एक प्रेडिकेट दिया गया हो, वह प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। तो हमारा दूसरा जो हिस्सा है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज से रिलेटेड है। सबऑर्डिनेट क्लाउज को समझना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने पहले ही हिंट कर दिया है सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत क्या रहेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज अपने साथ एक सबऑर्डिनेट कनेक्टर को रखेगा। चलिए देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज को। A subordinate clause is called dependent clause because it cannot exist without the help of principal clause. जब तक इसे प्रिंसिपल क्लाउज की मदद नहीं मिलेगी तब तक यह खड़ा नहीं हो सकता, यह अर्थ को पूरा नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं। It begins with a subordinate conjunction. अब ध्यान दें, मैंने क्या बताया था, एक टैग होता है। तो आप इसको दूसरे तरीके से याद रखें कि हमारा जो प्रिंसिपल क्लाउज है उसके अंतर्गत 1 सब्जेक्ट और 1 प्रेडिकेट दिया हुआ है, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ एक टैग होगा और वह टैग हमारा कंडीशन हो सकता है। ओके,
तो फॉर वन लाइन कंजक्शन प्लस वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट इक्वल टू सबऑर्डिनेट क्लाउज। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हमें देखना है क्लाउज को और भी करीब से। क्लाउज के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। क्लाउज के अंतर्गत हम लोग अभी इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्लाउज क्या है और क्लाउज के अंतर्गत जो सेंटेंस का निर्माण होगा वो कैसा होगा। तो हॉट ट्रिक्स को आप लोग थोड़ा सा याद कर लें जो अभी मैंने बताया। क्लाउज को अगर जानना है, एक लाइन में जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट दिया हुआ हो वो क्लाउज होगा। बोलिए क्लाउज क्या होगा? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट दिया हुआ है वह क्लाउज कहलाएगा। क्लाउज कितने प्रकार का होगा? क्लाउज दो प्रकार का होगा। पहला प्रिंसिपल क्लाउज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहेंगे? प्रिंसिपल क्लाउज वह क्लाउज होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट दिया हुआ रहेगा। दूसरा हमारा जो है वो है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होगा? तो इसमें एक कंडीशन या फिर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ होगा और उसके साथ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट दिया हुआ होगा, तब वह हमारा एक कंप्लीट क्लाउज बनेगा और वो कंप्लीट क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। और सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा जब भी तैयार होगा तो प्रिंसिपल क्लाउज की सहायता से ही अर्थ को कंप्लीट करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं क्लाउज किसे कहेंगे। एक लाइन में इसको दोहरा लेते हैं। तो क्लाउज वह होगा सेंटेंस के दिए गए हिस्से में जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट दिया गया हो, वह क्लाउज कहलाएगा। प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज ये इसके दो हिस्से होंगे, दो पार्ट होंगे, दो काइंड होंगे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज के अंतर्गत भी वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट आएगा और सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आएगा, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन या सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ होगा। तो हम लोग हॉट ट्रिक्स को देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्लाउज के अंतर्गत और किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि क्लाउज से जिन सेंटेंस का निर्माण होगा वो निर्माण को हम कैसे इसको देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज को हम लोग पीसी के नाम से जानते हैं एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम लोग एससी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्रिंसिपल क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज का जब हम प्रयोग करते हैं पीसी और एससी के रूप में तो हमें बोलने में थोड़ी सुविधा होगी और समझने में भी। अब हम लोग देख लेते हैं क्लाउज। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसको हम दूसरे रूप में देख सकते हैं जिस सेंटेंस में सेंटेंस के हिस्से में एक पीसी और एक केसी कम से कम हो वह क्लाउज कहलाएगा। क्योंकि क्लाउज जो है यह हमारा मेन की हो गया, तो चाहे वो प्रिंसिपल हो या सबऑर्डिनेट हो क्लाउज दोनों में लगा हुआ है। इसलिए ये चीज़ तो क्लियर है कि दोनों में ही वन पीसी और वन एससी होगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ या तो कंडीशन हो या फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ हो, तभी वो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। तो अब हम लोग चूँकि पीसीएससी का अध्ययन कर चुके हैं, क्लाउज का अध्ययन कर चुके हैं, अब इस स्टेज पर हैं हम लोग कि हम लोग क्लाउज के आधार पर जो सेंटेंस का निर्माण होगा उसे आसानी से देख सकें, उसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक और फिर जल्द हाजिर होते हैं आपके लिए। तब तक आप इसे स्क्रीन के रूप में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। अब यहाँ से हमें ये समझना है कि क्लाउज के आधार पर जो सेंटेंस का निर्माण होगा वो किस प्रकार का होगा।
तो काफ़ी आसान है इसको समझना। आपको हमेशा ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों को। सिंपल सेंटेंस को अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करें, तो जो अभी आपने पीसी और एससी का अध्ययन किया, पीसी मीन्स प्रिंसिपल क्लाउज और एससी मीन्स सबऑर्डिनेट क्लाउज। चूँकि क्लाउज के आधार पर 4 सेंटेंस का निर्माण किया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा पीसी और एससी है वो सेंटेंस को कंप्लीट करवा देता है। तो सिंपल सेंटेंस को समझिए 1 पीसी, काफ़ी आसान है, विशेष कोई लॉजिक नहीं लगाना है, केवल आपको ये समझना है अगर 1 पीसी है और 1 पीसी की क्वालिटी क्या है, तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, दिए गए शब्द या शब्द खंड। ध्यान दें, अब शब्द या शब्द के खंड की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शब्दों के संग्रह के रूप में आपके पास एक गुलदस्ता होगा जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो कह सकते हैं कि वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो कम से कम, वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो काफ़ी साधारण तरीके से हमने समझा कि जिसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आ रहा है वो सिंपल सेंटेंस होगा। अब है कंपाउंड। कंपाउंड को ऐसे तो देखो हम लोग देखते हैं जोड़ा के रूप में, और जोड़ा जो है वो हमेशा एक बिरादरी में लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम प्रिंसिपल क्लाउज की बात करें तो अगर हम 2 प्रिंसिपल क्लाउज को आपस में रखते हैं एक ही सेंटेंस में और उसको हम किसी कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, तब वह कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस की जो क्वालिटी है वो ये है कि यह 2 प्रिंसिपल क्लाउज से मिलकर बनता है। हाँ, यहाँ पर 2 प्रिंसिपल क्लाउज का होना आवश्यक है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो चूँकि कॉम्प्लेक्स जो है वह थोड़ा सा मिश्रण हो जाता है, अलग अलग जाति बिरादरी को मिला देना। हमारे पास 2 ही बिरादरी है, एक एससी और एक पीसी, अब दोनों को मिला दो भैया, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना और भी आसान हो गया। जिसके अंतर्गत एक पीसी और एक एससी लगा हुआ है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब बारी आती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। नाम से ही इसको तोड़ते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड में कम से कम 2 पीसी का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 1 पीसी प्लस कनेक्टर प्लस 1 पीसी, ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया कंपाउंड सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी था, कम से कम एक पीसी और एक एससी। तो एक पीसी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अब एक एससी को अतिरिक्त हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अर्थात सेंटेंस में वह सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 पीसी हो और एक एससी हो, तब वह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे